और दुखद खबर, कोटा में फिर से एक छात्रा ने सुसाइड की है। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यूपी के औरैया की रहने वाली निशा हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने मृतका का शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। 29वां सुसाइड का ये मामला और पढ़ते हुए बहुत ज्यादा दुख और कसक मन में। हमारे साथ भवर जुट गए हैं, लाइव हमारे साथ जुट गए हैं। भवर, पढ़ते हुए और पूछते हुए फिर से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन 29वां ये मामला, कोटा में फिर से एक छात्रा ने जान दे दी। क्या जानकारी इसको लेकर अभी तक लग पाई? बिल्कुल जयती, ये दुखद 29वां मामला और 3 दिनों के भीतर ही कोटा में किसी कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड का ये दूसरा मामला है। 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल निवासी फरीद नाम के कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और आज फिर ये दुखद खबर हमें मिल रही है कि जवाहर नगर थाना इलाके में यूपी के औरैया के रहने वाली कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगा करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 22 साल मृतक कोचिंग छात्रा की उम्र बताई जा रही है और सुसाइड करने के पूर्व संध्या पर यानी रात को ही उसने कॉल करके अपने पिता से भी बात की थी। फिलहाल पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी हमें दी है उसके मुताबिक किसी तरह का सुसाइड नोट फिलहाल मृतक कोचिंग छात्रा के कमरे से पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। कमरा फिलहाल सील कर दिया गया है और जो डेड बॉडी है वो एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा करके और जो औरैया निवासी मृतक छात्रा की परिजन है उनको पुलिस ने इत्तला कर दी है। अभी तक परिजन कोटा नहीं पहुंचे हैं। जब एक बार परिजन कोटा पहुंच जाएंगे तो इसके बाद कोटा शहर पुलिस की तरफ से जो डेड बॉडी है उसका पंचनामा कराया जाएगा और जो फिजिक्स वाला कोटा का कोचिंग संस्थान है उसमें दाखिला लेकर के और निशा यहाँ पर तैयारी कर रही थी, कोचिंग कर रही थी कोटा में। और लगातार जो सुसाइड के मामले हैं कोटा में, बीच में ऐसा एक दौर आया था जब लगातार मामलों के बीच एक ब्रेक सा लग गया था कोचिंग संस्थानों में सुसाइड के मामलों पर, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से एक बार फिर से ये दुखद खबरें सुनने को मिल रही है। और मैं फिर से आपको अपडेट करूं कि पिछले 3 दिनों में ही कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का ये दूसरा मामला है। जी जयती। भवर, लेकिन इसमें कुछ सवाल भी है। सवाल सबसे बड़ा ये कि इतनी बड़ी लाइलाज क्या ये बीमारी हो गई है सुसाइड की? क्योंकि जिम्मेदारी की हम बात करते हैं और जिम्मेदारी इधर उधर होकर रह जाती है। कभी कोचिंग संस्थानों पर हो जाती है, कभी खुद के दिमाग पर हो जाती है, कभी स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पर हो जाती है, अवसाद पर हो जाती है। क्या कि वाकई में एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जिससे 29 बच्चों ने बिना किसी वजह के, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में उतना तेज दौड़ नहीं पा रहे और उस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली? कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है, देश की कोचिंग सिटी कहा जाता है और मेडिकल की खान कहा जाता है, लेकिन इन उसका स्याह पक्ष है और दूसरा उसका उजला पक्ष है। उजला पक्ष यह है कि देश को डॉक्टर और इंजीनियर देने की खान कोटा है, लेकिन इसका स्याह पक्ष यह है कि कई जिंदगियां यहाँ तबाह हो जाती है और कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर काबिल बनाने के लिए, उनको कोचिंग कराने के लिए भेजते हैं, लेकिन आते हैं और यहाँ से उनकी डेड बॉडी को अपने कंधों पर लेकर के जाते हैं तो उनका जो दर्द और तकलीफ है वो हम देखते रहे, उसको कवर करते रहे बरसों से और वो बहुत दुखद होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है और बीते दिनों इसमें कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो अभिभावकों की जो लापरवाही है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों से, जो अनंत अपेक्षाएं हैं, जो गैरवाजिब अपेक्षाएं हैं, वो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। लेकिन साथ में लगातार राज्य सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल भवर, आप ठीक कह रहे हैं। आप रुकिए, हमारे साथ आपसे बातचीत और करेंगे, लेकिन इस खबर पर फर्स्ट इंडिया के कुछ सुलगते हुए सवाल भी है और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? कोचिंग सिटी सुसाइड सिटी क्यों बन रही है? जो कोचिंग सिटी है वो सुसाइड सिटी क्यों बन रही है? कोचिंग सिटी में स्टूडेंट्स की सुसाइड आखिर कब तक होती रहेगी और स्टूडेंट्स की सुसाइड के जिम्मेदार जो है उन पर कार्रवाई कब होगी? जिम्मेदारी आखिर कब तय होगी? कोचिंग सिटी सुसाइड सिटी बन रही है, क्या ये वाकई में इतनी बड़ी और लाइलाज बीमारी हो गई है? एक इस तरह की समस्या हो गई है जिसका कोई समाधान ही नजर नहीं आ रहा। ब्रेक लगता है लेकिन फिर से बच्चे सुसाइड करने लगते हैं, तो कोई ना कोई तो क्योर करने की जरूरत है ही। ये कुछ सवाल है फर्स्ट इंडिया के। भवर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। भवर, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि बरसों से आपने देखा है और 29 बच्चों की मौत एक ही साल में हो जाना कहीं ना कहीं उन 29 परिवारों का दर्द और जीवन भर का दर्द है। वो हम और आप बात कर सकते हैं, दुख फील कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द जिंदगी भर जो रहेगा वो समझ वही सकते हैं जिनके साथ वो गुजरी है। लेकिन अब इसको लेकर की जरूरत किसी जिम्मेदारी की तय करने की है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों में गाइडलाइंस के जरिए क्या लगता है कि मुमकिन हो पाएगा कि सुसाइड्स रुक जाए पूरी तरह से?
देखिए जयती, गाइडलाइन की अगर आज तक के ट्रैक को खंगाला जाए तो गाइडलाइन केवल कागजी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि कागजों में वो बहुत प्रभावी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि एक मैकेनिज्म बन गया है, अब सुसाइड नहीं होंगे, एक प्रभावी तरीका बन गया है जिससे इसकी रोकथाम के प्रयास होंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन परिणाम हमेशा शिफर आते हैं और जो खबरें आती है वो उसी तरह की आती है जिस तरह की खबर अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बार फिर से एक कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, बीते दिनों राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें प्रमुख शासन सचिव से लेकर के बड़े स्तर के अधिकारी जयपुर से आए। कोटा में एनजीओज के साथ वो बैठे, पत्रकारों के साथ वो बैठे। उन्होंने जो कोचिंग संस्थान के संचालक, निदेशक है उनके साथ बात की, टीचर्स के साथ बात की, कोचिंग हॉस्टल्स के डेलीगेशन को भी उन्होंने बुलाया, चिकित्सकों के साथ बात की, एक्सपर्ट्स के साथ बात की और एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए, उसका कोई एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है और ये तरीका भी कोटा में कोचिंग सुसाइड्स को रोकने में हम कह सकते हैं कि नाकामी साबित हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा अपडेट ये भी है इस पूरे घटनाक्रम में जयती, कि बीते दिनों 3 दिन पहले मोशन कोचिंग संस्थान के जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया था तो संस्थान को कोटा जिला कलेक्टर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि आप 3 दिन के भीतर इस बात का स्पष्टीकरण दें कि जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया था, गाइडलाइन में जो बिंदु सुझाए गए थे कि तनाव और अवसाद में जो स्टूडेंट है उनकी किस तरह से पहचान करनी है, पहचान करके किस तरह से उनको अवसाद से बाहर लाने का प्रयास करना है। अगर उस प्रयास में कोचिंग संस्थान कामयाब नहीं हो पाता है तो उसे माता पिता से संपर्क करना है। गाइडलाइन के जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक उनको जिला प्रशासन को इसके बाद में सूचना देनी है। एक निगरानी समिति का गठन किया गया जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं, वो उनसे बात करते। अब ये जो सुसाइड हुआ है फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट का, तो बड़ा सवाल ये भी है कि मोशन को नोटिस जारी हो चुका है, क्या अब पीडब्ल्यू, जिसे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू कहा जाता है, फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान को, क्या पीडब्ल्यू को भी अब प्रशासन की तरफ से नोटिस इशू होगा? क्योंकि देखिए 3 दिन के भीतर दूसरा सुसाइड होना कहीं न कहीं ये बताता है कि समस्या के समाधान के जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास कोई समाधान के स्तर तक पहुंच नहीं पाए हैं और अभी भी कोटा में कोचिंग सुसाइड एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है और इस मसले का समाधान किया जाना नितांत ही आवश्यक है। क्योंकि जिस परिवार का होनहार बच्चा जाता है वो जो एक रिक्तता उस परिवार में पैदा हो जाती है उसको शायद जीवन भर भी भरना संभव नहीं हो पाता है। और इकलौते बच्चे, बहन भाई यहाँ कोचिंग करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से, खासकर जो उत्तरी राजस्थान के, जो उत्तरी भारत के जो राज्य है वहां से आते हैं, तो उन परिवारों का जो तकलीफ है, उन परिवारों का जो दर्द है उसको समझने की आवश्यकता है। और शिक्षा के साथ साथ एक बेहतर देश को भविष्य देने के साथ साथ, आईटी एक्सपर्ट देने के साथ साथ, इंजीनियर डॉक्टर देने के साथ साथ ये जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं कम से कम तनाव और अवसाद उनकी जान पर भारी नहीं पड़ जाए, उनकी डेड बॉडी यहाँ से उनके घरों को नहीं जाए, इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करने की कोटा में भरपूर दरकार है, भरपूर आवश्यकता है। और इस बारे में प्रयासों में और ज़्यादा गहराई और गंभीरता लाई जाए, ये भी ये कोचिंग सुसाइड के जो लगातार मामले हैं और आंकड़े हैं वो भी इसकी दरकार पेश करते हैं। भवन, एक चीज़ बताइए, क्योंकि कोटा की रग-रग से आप वाकिफ हैं और ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, आप सालों से इसे देखते आए हैं, आपने देखा है उन परिवारों के दर्द को, उनको रोते बिलखते हुए भी। क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ में, जिन सपनों को लेकर ये बच्चे, और अब खासतौर पर जब ये सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं तो अपने बच्चों को अकेले भेजते भी नहीं है पेरेंट्स, उनमें से एक व्यक्ति या तो माता या तो पिता उनके साथ में पहुंचते हैं और 6-8 महीने जितनी भी कोचिंग का पीरियड होता है वो रुकते हैं उनके साथ, घर परिवार दूसरी जगह छोड़कर। लेकिन क्या लगता है कि इस पूरी भागदौड़ भरी जिंदगी में या फिर इस कॉम्पिटिशन के इस पूरे एनवायरमेंट में जिस तरह का पारिवारिक माहौल कोटा को सर्व किया जाना था या फिर शैक्षणिक संस्थानों को सर्व किया जाना था, कंपटीशन में वो पिछड़ गया है और काउंसलिंग प्रॉपर क्योंकि नहीं हो पा रही, बात नहीं कर पा रहे और इतना अंदर से घुट जाते हैं कि 29 बच्चे अपनी जान दे देते हैं और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी गाइडलाइंस के अलावा? देखिए, कोटा में कोचिंग सुसाइड के मामले और यहाँ कोचिंग सुसाइड की चुनौती कोई नई बात नहीं है, लेकिन होता यह चाहती कि जब सुसाइड के आंकड़े अचानक से उसके मामले जब सामने आते हैं तब उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है, हो हल्ला मचता है और कुछ दिनों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मुझे लगता है कि 10, 15, 20 साल से जो इतना बड़ा कोचिंग हब बना हुआ है वहाँ पर एक प्रभावी कोचिंग गाइडलाइन अभी तक बन जानी चाहिए थी, एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाना चाहिए था। लेकिन लगता ऐसा है कि अभी भी गाइडलाइन के नाम पर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, प्रयोग ज़्यादा हो रहे हैं। मसलन कोटा में बीते समय में जब लगातार कोचिंग के मामले, सुसाइड के मामले जब कोचिंग संस्थानों से निकले थे तो तत्कालीन कलेक्टर ओपी बुनकर थे, उन्होंने जो टेस्ट लिए जाते थे, हर पखवाड़े जो टेस्ट लिया जाता था और
टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होती थी उसके आधार पे बैचेस बनाए जाते थे और अगर ए ग्रेड का कोई स्टूडेंट अगर उसके मार्क्स कम होते थे तो वो बी ग्रेड में शिफ्ट हो जाता था, बी का सी ग्रेड में शिफ्ट हो जाता था, बेहतर प्रदर्शन पर सी का ए में भी शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा माना गया कि ये जो एक तरह से फोर्टनाइटली जो परफॉर्मेंस का सिस्टम है ये कहीं न कहीं कोचिंग स्टूडेंट को सुसाइड में लाता है। तो उन्होंने टेस्ट पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद ये बात उठी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जब बच्चा कोचिंग में है, ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है, नहीं तो कोचिंग ऑनलाइन भी ली जा सकती थी, तो टेस्ट पर रोक हटाई जानी चाहिए। कुछ दिनों के बाद उस रोक को हटा लिया गया। इसी तरह से और जो एक फंडे बनाने की बात थी, कहीं न कहीं जो स्टूडेंट की तादाद है एक सेशन में, एक क्लास में, वो कितनी होनी चाहिए। आरबीएसई और सीबीएसई की जो गाइडलाइन है, उनके जो मापदंड है, एक क्लास में कितना स्टूडेंट ने एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, वो उस मापदंड को फॉलो करने की बात थी। तो देखिए हो ये रहा है कि गाइडलाइन के नाम पर प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं और गाइडलाइन अभी भी प्रभावी तरीके से समाधान के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जैसा कि मैंने भंवर और समाधान की जरूरत तो है ही, नितांत आवश्यकता। आप जिस तरह से बता रहे हैं वो वाकई में है, क्योंकि इस तरह की खबरें पढ़कर और इस तरह की खबरें सुनकर बिल्कुल मन में कसक जग जाती है और लगता है कि क्या इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई प्रभावी कार्रवाई इस पर होगी और आखिरकार इन सुसाइड्स का एक अंत होगा, फुल स्टॉप इन पर लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।